नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, जियोग्राफी भूगोल का कल मैंने आपको डेमो क्लास के माध्यम से पार्ट वन पढ़ा दिया था। पार्ट वन में जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि तारों की उत्पत्ति, हमारे ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसमें जियोग्राफी कैसे शब्द बना। अगर आप लोग आज आए हो तो उसको कृपया कल वाली वीडियो या पिछले पार्ट वन देखिएगा। आज पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने बता दिया था कि तारों की उत्पत्ति क्या होती है। तारों की उत्पत्ति से पहले वो एक विरल गैस का गोला होती है। गुरुत्वाकर्षण के नाते वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें आग लग जाती है। आग के माध्यम से नाभिकीय संलयन होता है, जिसका हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होने लगता है। फिर उसी के रूप में जो बड़ा हो जाता है, उसी का निर्माण होता है तारा। इसी में निहारिका होता है, जब आपस में आके एक तरफ हो जाते हैं तो उसी को निहारिका। जब निहारिका, अब तारों का गुण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर तारा है, तारों का पहली बात तो स्वयं का प्रकाश होना चाहिए ना, स्वयं का प्रकाश, स्वयं का ऊष्मा होना चाहिए, ये है भैया। और फिर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना चाहिए, हाइड्रोजन का हीलियम। और ये किस अवस्था में रहना चाहिए भैया, प्लाज्मा। आपको हमने कल ही बता दिया था 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वहां का, तो वहां पे किस अवस्था में रहेगा, वहां पे इसको प्लाज्मा होते हैं। ये सब जो गुण रहेंगे उसी को कहा जाता है तारा। अब जैसे हमने बोला था आपको, सूर्य ही एक तारा है। कैसे हम सूर्य, ब्रह्मांड में तो अरबों खरबों तारे हैं, लेकिन हम सूर्य को ही क्यों बोले, क्योंकि देखिए जीवन में हमारा जो परिचित है वो, जैसे सूर्य सबसे नजदीक है, इसीलिए हम सूर्य को मानते हैं कि सूर्य हमारा। तो हम सूर्य के बारे, क्योंकि सूर्य से ही हमें, अगर ये बात किया जाए कि जैसे जितने भी ग्रह हैं उपग्रह हैं, ये क्यों नहीं तारे की श्रेणी आते, हमने आपको पहले बताया कि तारे में स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा, जैसे हमारी पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश न तारा नहीं, इसलिए उसको ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश पृथ्वी नहीं, ये किसकी माध्यम से, सब इनके माध्यम से आता है। तारा मतलब सूर्य के माध्यम से प्राप्त होता है। समझ में आया आपको ये चीजें हमने आपको बता दिया था। और तारों की उत्पत्ति के बारे में हमने आपको समझा दिया था। अच्छा बताइए, किसी चीज की जब उत्पत्ति होती है तो उसका अंत भी तो जरूरी है भाई। कोई जब इस दुनिया में आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो कोई अमर अजर होके नहीं आया है। आज कोई आज जाएगा, कोई 10 साल बाद जाएगा, कोई 100 साल बाद जाएगा, कोई 100 अरब साल बाद जाएगा, कोई 100 खरब साल बाद जाएगा, लेकिन जाना तो है ही। जब तारों की उत्पत्ति आई तो तारों का तो विनाश भी तो होगा, तारा खत्म भी तो होंगे। अब मैंने आपको कल ही बता दिया था, अगर नीला और सफेद रंग हो तो उसको युवावस्था मानते हैं, उच्च तापमान मानते हैं। अगर नारंगी रंग रहेगा तब मध्य तापमान। अगर उसका लाल रंग रहेगा तो समझिए तब क्या है, वो सबसे निम्न तापमान है। लाल रंग है तो समझिए तब उसका अंत होने वाला है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जब तारा टूटेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, जब इसका हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, इसका कभी न कभी तो इसका ईंधन खत्म होगा भैया, ईंधन खत्म तो होगा ना। ऐसे कि नहीं, थोड़ी ईंधन खत्म तो होगा, धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम जब हो रहा है, पहले ये खत्म होगा। अच्छा बताइए, जब आज जैसे कोई चीज है, ठीक है, ऐसे बाहर, ठीक मान लीजिए, जब ये मान लीजिए कोई ऊर्जा हो रही है, ऐसा है, तो पहले वो जितना अंदर का है वही तो खत्म करेगा। तो पहले अंदर का खत्म करेगा, फिर धीरे धीरे बाहर का खत्म होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जो हीलियम बन रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। समझ में आया आपको। आकार जब ये खत्म होने लगेगा ना, तो भैया इसका आकार क्या होता है, बड़ा होने लगेगा। बड़ा कहते नहीं, जब जिसका अंत आता है तो पहले खूब उड़ेगा, खूब उड़ेगा। तो ऐसे ये क्या होंगे, जब खूब मतलब आकार जब बड़ा होने लगता है तो समझ जाइए कि इसका अंत होने वाला है। तो जो बड़ी आकृति होने लगती है, जब ईंधन खत्म होने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं भैया, का लाल दानव। क्या बोलते हैं, लाल दानव। समझ में आया आपको। बड़ी आकृति को ही लाल दानव कहते हैं। प्रत्येक तारा का अंत होगा भैया, ये तो जान लीजिए। प्रत्येक तारा का अंत होगा, धीरे धीरे ईंधन खत्म होगा, तो उसकी प्रत्येक तारा की स्थिति क्या बनेगी, लाल दानव। तो प्रत्येक तारा की स्थिति बनना ही है, क्योंकि जब खत्म होगा तो पहले बड़ा स्थिति होगा, उसका ईंधन जब खत्म होगा तो वो क्या बनेगा, पहले लाल दानव। क्या बनेगा, लाल दानव। समझ में आया आपको, लाल दानव को समझ में आया। इसको रेड जाइंट्स बोलते हैं, रेड जाइंट्स इंग्लिश में, रेड जाइंट।
समझ में आया आपको? इसको क्या बोलते हैं भैया? रेड जाइंट्स। अच्छा देखिए भैया, जब ये तारा लाल दानों बनेगा, जैसे जैसे ईंधन खत्म होते जाएगा, जब ये लाल दानों के रूप में लेगा तो ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, जब ये लाल दानों की तरफ बनेगा तो धीरे धीरे इसकी आकृति, ध्यान दीजिएगा इधर, धीरे धीरे जब कोई चीज जैसे वही चमक रहा है ना, जैसे उसका अंत होने वाला, इकट्ठे थोड़ी बुझेगा, तो उसमें क्या होगा, पहले धीरे धीरे उसकी प्रकाश क्या होगी, कम होने लगेगी ना। धीरे धीरे जब प्रकाश कम होने लगेगी तो उसी को बोलते हैं श्वेत वामन। क्या होगी भैया? श्वेत वामन। श्वेत वामन कब होगा, अभी हम आपको बता देंगे कि इधर का रास्ता इधर का रास्ता कैसे डिसाइड होगा, ये बताते हैं अभी आपको हम। ये लाल, यही समझिए कि जब इसका प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं? श्वेत वामन। इसका प्रकाश क्या होगा भैया? कम होने लगेगा। प्रकाश कम होने लगेगा तो ये चमकना कम कर देगा, मतलब चमकना क्या होगा, कम कर देगा, तो उससे क्या होगा? श्वेत वामन होगा। श्वेत वामन समझ में आया? देखिए ये समझ लीजिए, श्वेत वामन क्या है? श्वेत वामन मतलब चमकना क्या होगा भैया? कम कर देंगे, चमकना कम कर दे, उसी को क्या बोलेंगे? श्वेत वामन। जब लाल दानों के इधर समाप्त होके इधर जाएगा तो जब इसका प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगेगा, इसको श्वेत वामन कहते हैं। श्वेत से ही समझ जाइए कि प्रकाश कम होगा। जैसे पूछेगा कि तारा के बाद लाल दानव बनता है और फिर उसके बाद श्वेत वामन, तो किसका प्रकाश कम रहेगा? तो सीधी सी बात है श्वेत वामन। श्वेत वामन समझ में आया आपको? तारा के बाद जैसे पूछेगा आपसे, विरल गैस का गोला के बाद क्या बनता है? निहारिका, जिसे नेबुला भी कहते हैं। फिर नेबुला के बाद क्या बनता है? तारा बनता है। तारा के बाद क्या बनता है? लाल दानव बनता है। लाल दानव के बाद श्वेत वामन, फिर काला वामन। अब ध्यान दीजिएगा, काला वामन कब बनेगा? जब ये प्रकाश चमकना कम कर दे तो ये श्वेत वामन हुआ। एकदम बिल्कुल चमके ही नहीं, मतलब श्वेत वामन जब चमकना छोड़ दे वह काला वामन का रूप ले लगता है। तो इसी प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। समझ में आया आपको? जब ये चमकना बिल्कुल कम कर दे, चमकना बिल्कुल कम कर दे, बिल्कुल कम कर दे, मतलब काला जो वामन रहेगा, मतलब एक समान समझिए कि खत्म हो गया चमकना। चमकना मतलब चमकना बंद कर दे, समझिए चमकना क्या कर दे, एकदम जब श्वेत वामन चमकना छोड़ दे, मतलब जब चमकना एकदम छोड़ दे या बंद कर दे, चमकना छोड़ या बंद कर दे, तो उसे क्या कहा जाएगा? काला वामन। तो यही समझिए तारों का अंत है। कभी कभी देखा करें आसमान में उड़ता है ना, तो समझिए ये तारों का अंत है। अब आपसे पूछेगा कि तारों का अंत कब होगा, तो काला वामन की स्थिति के बाद तारों का अंत होगा। ये चीज समझ में आई? जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि तारों का अंत सबसे लास्ट स्थिति क्या है, तो काला वामन है। समझ में आया आपको? ये श्वेत वामन, काला वामन, लाल दानव, श्वेत वामन, काला वामन समझ में आ गया। अब आपको आते हैं इधर अभिनव तारा के बाद। अभी हम इसमें ये भी बताएंगे कि ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे आप जानिएगा कि श्वेत वामन, काला वामन, अभिनव वामन ये कैसे बनेगा, इसके बारे में बताया था हमारे वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने बताया था। एस चंद्रशेखर जी ने इसके बारे में बताया था। अब ध्यान दीजिएगा भैया, जब ये लाल दानव, ध्यान दीजिएगा, ये श्वेत वामन और काला वामन समझ में आ गया। अब इधर इसमें अभिनव तारा कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। अभिनव तारा, जब ध्यान दीजिए कोई चीज जब ये खत्म होगा तो भैया इसका जो मेन अंश है ये तो धीरे धीरे मतलब सामान्यतः धीरे धीरे चले, तो इनका जो ठोस पदार्थ अंदर होंगे, जैसे कार्बन हुआ, मतलब कार्बन जैसे हल्के लोहा हुआ, कुछ जो पदार्थ होंगे वो भी तो होंगे भैया, कार्बन हुआ, लोहा हुआ, टाइटेनियम जो भी होगा, तो उसमें पदार्थ तो होगा ही, मतलब परिवर्तन। अब ये जो हल्के हल्के लोहा पदार्थ होते हैं ये धीरे धीरे भारी मात्रा में बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? भारी मात्रा में बनने लगते हैं। भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण के नाते ये भारी मात्रा में चिपकने लगते हैं। अब जिसके कारण जब ये एक में आएंगे भैया, तो हमने आपको बताया था प्लाज्मा में जब हाइड्रोजन से हीलियम में, तो जब ये भारी एक जगह आएंगे तो इसमें क्या होगा? विस्फोट होगा। क्या होगा? विस्फोट होगा। अब जब विस्फोट होगा तो विस्फोट के बाद क्या बनेगा भैया? अभिनव तारा। विस्फोट के बाद यह अभिनव तारा जो है, अब इसको ध्यान दीजिएगा, जो अभिनव तारा होता है ना भैया, इसको हम विस्फोट तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अभिनव तारा जब यहाँ पे आएगा भैया, अभिनव तारा जब विस्फोट होगा, ध्यान दीजिएगा,
अभिनव तारा जब विस्फोट होगा तो उससे क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। क्या बनेगा भैया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व बहुत उच्च होता है, इसका घनत्व क्या होता है, बहुत उच्च, या आकार में अभिनव तारा से छोटा हो जाता है। जब भाई कोई चीज विस्फोट होगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, उसी में एक न्यूट्रॉन बनता है। अब न्यूट्रॉन का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, न्यूट्रॉन तारा रूप, जब ये छोटे आकार में, न्यूट्रॉन तारा के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब न्यूट्रॉन तारा का जो अंश है, इससे दो तारे निकलते हैं, एक पल्सर एक क्वेसर। एक पल्सर निकलता, पल्सर गाड़ी देखे हैं, इसी से बनाया गया, यहीं से ले गया, मतलब ये, अरे भैया यहाँ से तारा नहीं, इसके नाम से बनाया गया है पल्सर। अब समझ में आया आपको। तो ये जो पल्सर है, यह तारा चमकता और जैसे इसका भाई अंश है, अभिनव तारा विस्फोट होकर यहाँ बना, फिर वो न्यूट्रॉन का रूप लिया, फिर अभी ये ब्लैक होल बता रहे, लेकिन न्यूट्रॉन से पहले जो न्यूट्रॉन के अंश होंगे वो क्या बनेंगे, पल्सर, और ये क्या बनेगा, क्वेसर। यह तारों का लगभग अंतिम अवस्था होता है। ये क्या है, तारों का अंतिम अवस्था। उसमें जैसे काला वामन अंतिम अवस्था होती है, इसमें वो क्वेसर होता रहता है। समझ में आया आपको, क्वेसर। यह तारों के अंतिम, ये क्वेसर में विद्युतीय क्षमता बहुत उच्च होती है। चुंबकीय क्षमता क्या होती है भैया, चुंबकीय क्षमता उच्च होती है इसमें, और ये चमकना बहुत अच्छा, मतलब चमकता रहता है, बुझता रहता है। समझ में आया आपको। इसमें रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती है पल्सर में। अब ये समझ में आया आपको, पल्सर में रेडियो तरंगे, क्वेसर में चुंबकीय तरंगे होती रहती हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आया आपको। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा जो होता है विस्फोट के बाद बनता है। समझ में आया आपको। अच्छा ये बताइए, जब इसके जो कण है ये दोनों बन गए, अब बताइए न्यूट्रॉन बचा। अच्छा बताइए, जब कोई चीज नाच रहा है भैया, तो ये न्यूट्रॉन ठंडा होके सिकुड़ेगा, तो ये क्या होगा, ठंडा तो हो गए। जैसे यहाँ से मान लीजिए इसका ईंधन उधन सब खत्म हो गया है, अब इसका रूप, जैसे कोई चीज हो गया, आप कई दिन ऐसे छोड़ दीजिए, तो एक प्रकार से समझिए बहुत मजबूत हो जाता है, होता है कि नहीं। जैसे अंतिम अवस्था में चलता रहता है, लेकिन एक जगह जहाँ कहीं नहीं जाए बहुत मजबूत हो जाता है। ये ठंडा हो के ना भैया इतना मजबूत हो जाता है ये न्यूट्रॉन तारा, मतलब ब्लैक होल बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ठंडा होके सिकुड़ कर, जैसे कोई चीज देखिए ज्यादा दिन ये छोड़ दीजिए, जैसे कोई चीज, तो ऐसा करके इतना सिकुड़ के साथ छोटा होके एकदम मजबूत हो जाता है। मतलब समझिए कि मतलब बहुत सिकुड़ जाता है। अभी हम ब्लैक होल का चैप्टर चलते हैं, तो लास्ट में न्यूट्रॉन के बाद क्या बन जाता है, वो इसी को सिकुड़ के किसका रूप ले लेता है, ब्लैक होल। अभी हम ब्लैक होल बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं फर्स्ट स्थिति, जो भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर राव ने दिया था। भारतीय वैज्ञानिक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब पहली स्थिति जो होगी, जैसे आपने बोला ना कि सर लाल दानों के बाद श्वेत वामन या काला वामन बनेगा, या अभिनव या न्यूट्रॉन या ब्लैक होल, ये किससे कैसे हम डिसाइड करेंगे कि जब इसका स्थिति दोनों तरफ तो हो रही है। लेकिन इसको हम डिसाइड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जब आपकी पहली स्थिति आएगी, जो सूर्य का द्रव्यमान एक मानक मान लिया जाता है, अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना सूर्य से छोटा होगा, अगर सूर्य के द्रव्यमान से मतलब 1.5 गुना, समझिए 1.5 गुना से छोटा होगा, तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन या काला वामन बनेगा। समझ में आया आपको। ये क्या होगा, ऊपर की स्थिति बनेगी, श्वेत वामन या काला वामन। जब पहले सूर्य के द्रव्यमान से इतने से छोटा होगा 1.5 गुना से, तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन। दूसरी स्थिति ये है, अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से बड़ा हो, तो वो क्या बनेगा, अभिनव तारा, जिसे विस्फोट तारा भी कहा जाता है। अभिनव तारा को क्या कहा जाता है भैया, विस्फोट तारा। ये ध्यान दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रशेखर सीमा भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको चंद्रशेखर सीमा भी, इसको नोट कर लीजिएगा, चंद्रशेखर सीमा। समझ में आया आपको। तो ये चंद्रशेखर सीमा, पहली स्थिति सूर्य के द्रव्यमान से अगर इतने से छोटा होगा तो श्वेत वामन, अगर 1.5 गुना से बड़ा होगा तो अभिनव तारा बनेगा। इस चीज को याद हो गया आप लोग को, 1.5 गुना से छोटा होगा श्वेत वामन बनेगा, अगर बड़ा होगा तो अभिनव तारा बनेगा।
अब एस चंद्रशेखर जो थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका नाम था। इनका 19 अक्टूबर 1910 में इनका जन्म हुआ था लाहौर में। 19 अक्टूबर 1910 को इनका जन्म लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन ये थे भारत में, ये भारतीय थे। इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था सहयोग के लिए। समझ रहे हैं आप, उस समय अपने भारत का परचम 1910 में अपने वैज्ञानिक ने आज इनकी सीमा आज पूरा विश्व मान रहा है इस चीज को। समझ में आया आपको? अब हम लोग देखते हैं ब्लैक होल क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक होल क्या होता है, इसको कृष्ण विवर के नाम से भी जाने जाते हैं। कृष्ण विवर, अगर कृष्ण विवर की बात किया जाए तो ये भी ब्लैक होल कहा जाता है। कृष्ण विवर, क्या? कृष्ण विवर, इसको भी ब्लैक होल कहा जाता है। अब ब्लैक होल कैसे बनता है इसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये ब्लैक होल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण किसी विशाल तार, जब ये तारा की जब अंतिम अवस्था, जब मृत्यु हो जाती है, ना प्रकाश है ना ईंधन है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, किसी विशेष तारा की जब होती है तो ब्लैक होल बन जाता है। क्या बनता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल समझिए कि मतलब ऐसा है, मतलब ये समझिए इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि किसी ग्रह उपग्रह किसी को भी अपने अंदर खींच लेगा। इतना इसका सघन है कि इससे प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। समझिए कि इतना मतलब विशालकाय है कि हर तारे इतने हैं, मतलब अरबों खरबों तारे हैं, और तारों में स्वयं का प्रकाश, स्वयं का ऊर्जा है, लेकिन ब्लैक होल में समझिए कि प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। आप इससे अंदाजा लगाइए कि उसकी कितनी क्षमता होगी। किसी विशाल तारे की मृत्यु होती है तो वो ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल में प्रकाश भी नहीं, मतलब ये किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। खगोलीय पिंड हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, इस सब को अपने तरफ खींच लेगा। समझ में आया आपको? इसमें प्रकाश भी, तो एक प्रकाश कहा जाता है कि इसका जिससे भी टकराव होगा, ये भी अंतरिक्ष में घूम रहा है, अगर जिससे भी टकराव होगा एक दिन सबको ये बोलते हैं विनाश हो जाएगा, सबको खींच लेगा, इसी को बोलते हैं ब्लैक होल। तो ब्लैक होल समझिए इतना कठिन हो गया है, ब्लैक होल इतना मतलब चपटा होकर इतना मजबूत बना है कि इसके एक चम्मच का भार, एक चम्मच का भार या वजन जो है 10 हाथी के बराबर है। 10 हाथियों के बराबर है। 10 हाथियों के बराबर। समझ रहे हैं आप? एक चम्मच का जो भार है ब्लैक होल का, जो उसका पदार्थ है, जब उसको उठाइएगा तो उसका 10 मतलब 10 हाथियों के बराबर है। समझ? एक अगर चम्मच कभी गिर पड़ा, किसी से टच भी हो गया तो समझिए वो 10 हाथी के बराबर है। इतना एक मतलब अनुमान लगाया गया। अब ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? ब्लैक होल का सिद्धांत हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। इसी सिद्धांत के लिए उनको क्या हुआ था, संयुक्त रूप से 1983 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था एम चंद्रशेखर को। ब्लैक होल, एक ब्लैक होल की घटना इतिहास में भी हुई थी, आप जानते होंगे, काल कोठरी घटना। इसको ब्लैक होल या काल कोठरी भी कहते हैं भैया। इतिहास में जब हुई थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने मतलब अंग्रेजों के ऊपर खिसिया गए थे, मतलब ये इतना कर रहे, इतना बंगाल के नवाब को अगर समझिए कि आज होते ना तो अंग्रेज अपने प्रशासन ही नहीं कर पाते, इतना मतलब खतरनाक थे। उन्होंने क्या किया था, 146 अंग्रेजों को मतलब एक समझिए कि 18 फीट और 14 फीट में, 18 फीट और 14 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा, 14.5 फीट में इन्होंने 146 अंग्रेजों को उसी में बंद कर दिया। 18 फीट कितना लंबाई है समझिए, इसी में 146 अंग्रेजों को ले ठूस ठूस के भर दिया। नहीं जा रहे थे मार बास से, खिसिया के उसमें क्या किया, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। अब जब सुबह उनको खोला गया, भैया सिर्फ कितने बचे, वहां पे सिर्फ 23 अंग्रेज भर बचे थे। इसी से अंग्रेज गुस्सा हो गए थे भैया। 146 समझिए, यही काल कोठरी का एक इतिहास था कि ब्लैक होल की घटना उसको संज्ञा दी गई थी। इसकी संज्ञा किससे दी गई है, वो ब्लैक होल से। समझ रहे हैं आप कितना खतरनाक था, समझ रहे हैं आप? तो ये था उस समय के, ये चीजें थी। तो ब्लैक होल की घटना भी सिराजुद्दौला के समय हुई थी। ये ब्लैक होल आज इतने में बता दिए थे आपको, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको बताया कि ये जो तारे होते हैं एक दिन ये लाल दानव बनेंगे, इनका अंत होगा। ऐसे ही हमारे सूर्य भी तो एक तारा है, तो सूर्य का भी आने वाले समय में एक समय लाल दानव बन जाते हैं, लेकिन आज नहीं हो सकता। 100 अरब 100 खरब जब खत्म होगा, कितना उसका बड़ा द्रव्यमान है, तो सूर्य का भी अंत है। तो सूर्य भी तो एक तारा है, तो हो सकता है सूर्य भी क्या होगा, जब लाल दानव बनेगा, श्वेत वामन या काला वामन। लेकिन सूर्य का बस ये नुकसान ये है कि जो सूर्य है वहीं पे अपनी पृथ्वी है, बृहस्पति सब ग्रह है,
तो हो सकता है इसका जो आकृति बनती है ना भैया बहुत बड़ा बनता है, इससे अपने बहुत मतलब वो होगा उस समय। तो समझ में आया आपको, लाल दानों का आकार बहुत बड़ा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमने आपको लाल दानों के बारे में यहाँ तक बता दिया है। कल हम चलेंगे इसके बाद आकाश गंगा, सुपर क्लस्टर, देवयानी, ये सब क्या होता है, इस सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, इस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।